नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल साइंस बाय प्रदीप में। आज का महत्वपूर्ण विषय है मानव का अध्यावरणी तंत्र, इंटेगुमेंट्री सिस्टम। जो लोग हमारे YouTube चैनल पर पहली बार हैं या नए हैं, वो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड किया जाए उसकी सूचना आपको तुरंत ही मिल जाए। तो आइए देखते हैं मानव का अध्यावरणी तंत्र क्या होता है। मानव का अध्यावरणी तंत्र यानी अध्यावरणी तंत्र के अंतर्गत जो है मनुष्य के शरीर की त्वचा तथा इसके व्युत्पन्न आते हैं। मनुष्य की त्वचा क्या होती है? मनुष्य की त्वचा यानी मनुष्य की जो देह होती है, देह का सबसे ऊपरी भाग होता है, ऊपरी आवरण होता है, जिसे देह भित्ति कहते हैं। तो देह भित्ति के सबसे ऊपरी वाले भाग को हम त्वचा कहते हैं। तो आइए देखते हैं। त्वचा को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा जा सकता है। एक होता है अधिचर्म या उपचर्म, जिसे कहते हैं अधिचर्म या उपचर्म, और दूसरा होता है चर्म। सबसे पहले अधिचर्म में देखते हैं। अधिचर्म में क्या है? अधिचर्म का सबसे ऊपरी भाग होता है यानी बाहरी भाग, जिसे हम कीड़ स्तर कहते हैं। कीड़ स्तर त्वचा का सबसे बाहरी भाग होता है कीड़ स्तर। इसकी जो कोशिकाएं होती हैं वो मृत अवस्था में पाई जाती हैं। कीड़ स्तर सबसे बाहरी भाग होता है। इसकी कोशिकाएं हैं, ये मृत कोशिकाओं से निर्मित होती है। जैसे शरीर में जो त्वचा होती है वो समय समय पर निर्मोचित होती रहती है। निर्मोचित मतलब शरीर से अलग होती रहती है। ये निर्मोचित क्या होता है? निर्मोचन क्या होता है? मतलब त्वचा का जो सबसे बाहरी आवरण है वो समय समय पर झड़ता रहता है, जिसे निर्मोचन कहा जाता है। त्वचा का बाहरी भाग समय समय पर हटता रहता है या छटता रहता है, जिसे निर्मोचन कहते हैं। मनुष्य में भी समय समय पर निर्मोचन होता रहता है। हम देखते हैं सर्दियों में कभी कभी सर में जिसे रूसी हो जाती है, रूसी जिसे डैंड्रफ कहते हैं। वो क्या होता है? वो त्वचा का ऊपरी भाग ही निर्मोचित होता है, जो रूसी के रूप में ऊपर आ जाता है। और ये घटना लगभग सभी स्तनधारी जीवों में होती है। जो सर्प होते हैं, सर्पों में भी देखा जाता है। जो त्वचा का निर्मोचन होता है वो एक अजीब तरीके से त्वचा का निर्मोचन करते हैं। एकदम से पूरी शरीर की त्वचा है वो हटा देते हैं, जिसे हम केंचुलीकरण कहते हैं। तो सबसे बाहरी भाग कीड़ स्तर होता है, जो मृत कोशिकाओं से बना होता है। ये समय समय पर झड़ता रहता है। इसके बाद इसके अंदर वाला भाग होता है मैलपीघी स्तर। मैलपीघी स्तर क्या होता है? ये सबसे यानी अधिचर्म का सबसे भीतरी भाग होता है। मैलपीघी स्तर में ही कुछ जिंदा या जीवित कोशिकाएं पाई जाती हैं। इन्हीं कोशिकाओं के अंदर ही कोशिका विभाजन का कार्य होता है। जैसे ही ये कीड़ स्तर द्वारा त्वचा का निर्मोचन होता है तो मैलपीघी स्तर त्वचा को यानी कोशिका विभाजन करता है। मैलपीघी स्तर ही कोशिका विभाजन करता है। कोशिका विभाजन के फलस्वरूप जैसे ही ये पुरानी कोशिकाओं को त्यागता है, वैसे ही मैलपीघी स्तर नई कोशिकाओं को बाहर की तरफ नया रूप दे देता है और बाहर की तरफ बढ़ाता रहता है। तो ये मैलपीघी स्तर अधिचर्म का सबसे अंदर वाला भाग होता है, एकमात्र ऐसा स्तर जिसमें सिर्फ एकमात्र इसी स्तर में ही जीवित कोशिकाएं पाई जाती हैं, उपचर्म में। इसके बाद क्या होता है? इसी उपचर्म में यानी मैलपीघी स्तर में एक मिलेनिन नामक रंगा कोशिकाएं पाई जाती हैं।
मेलानिन नामक रंगा कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसके कारण ही जीवधारियों के जो त्वचा का रंग होता है वो काला और भूरा होता है। त्वचा का रंग काला और भूरा इसी कारण होता है। मैलपीगी स्तर जो होता है, मैलपीगी स्तर में ही रंगा कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो एक विशेष प्रकार के हार्मोन्स या वर्णक का स्रावण करती है, जिसके कारण त्वचा का रंग काला या भूरा होता है। इसके बाद त्वचा का दूसरा भाग होता है चर्म, जिसे कहते हैं। ये अधिचर्म के नीचे वाला भाग होता है। यह परत अधिचर्म के नीचे हिस्से में पाई जाती है। जो अधिचर्म होती है, अधिचर्म से लगभग 2 से 3 गुना ज़्यादा मोटाई की चर्म होती है, चर्म परत। इसमें क्या होता है, इसी परत में कई प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं और रोम पाए जाते हैं, बाल रोम, और कई प्रकार की कोशिकाएं भी पाई जाती हैं या ग्रंथियां पाई जाती हैं। इसमें क्या होता है, जो रोम होते हैं, रोम कांड, उसके निचले वाले भाग में ऊर्ध्वपिलाई पेशियां पाई जाती हैं और जिनका संपर्क होता है ऊपर यानी त्वचा, ऊपरी त्वचा से। जब कभी वातावरण में परिवर्तन होता है, जैसे ठंड होती है या डर होता है, डर का आभास होता है या सर्दी लगती है, तब क्या होता है, ये रोम खड़े हो जाते हैं। जो शरीर पर बाल पाए जाते हैं, रोम पाए जाते हैं, वो ठंड लगने पर या भय का आभास होने पर रोम खड़े हो जाते हैं। वो क्यों खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये जो ऊर्ध्वपिलाई पेशियां होती हैं, ये एकदम से संकुचित हो जाती हैं। संकुचित होने से ये रोम हैं वो सीधे खड़े हो जाते हैं। ठंड लगती है तब भी ये ऊर्ध्वपिलाई पेशियां संकुचित हो जाती हैं और रोम खड़े हो जाते हैं, और कोई डर होता है या डर लगता है तब भी ये पेशियां संकुचित हो जाती हैं और रोम खड़े हो जाते हैं। इन्हीं में एक ग्रंथि पाई जाती है, श्वेत ग्रंथि। श्वेत ग्रंथियां भी पाई जाती हैं, कुंडलित आकार की दिखाई दे रही हैं, नलिका युक्त, ये श्वेत ग्रंथियां हैं। ये ग्रंथियां लंबी होती हैं और कुंडलित होती हैं, नलिका के रूप में पाई जाती हैं। और जो हमारे शरीर में पसीना निकलता है, श्वेत ग्रंथियां जो होती हैं, श्वेत ग्रंथियां पसीने का स्राव करती हैं। हमारे शरीर में पसीना निकलता है तो पसीने का स्रावण यही ग्रंथियों द्वारा होता है। गर्मियों के समय में हमारे शरीर का टेम्परेचर ज़्यादा जब हो जाता है तो हमारे शरीर में पसीना आ जाता है। पसीना निकलने से हमारे शरीर का जो तापमान है वो नियंत्रित होता है, तो श्वेत ग्रंथियों द्वारा पसीने का स्रावण होता है। इसके बाद इन्हीं में होती हैं स्तन ग्रंथियां। जो भी स्तनधारी जीव होते हैं उन्हीं में स्तन ग्रंथियां भी पाई जाती हैं। स्तन ग्रंथियां क्या होती हैं, स्तन ग्रंथियां श्वेत ग्रंथियों का ही रूपांतरण होती हैं। ये केवल स्त्रियों में विकसित होती हैं। स्त्रियों में प्रसव के बाद इन ग्रंथियों द्वारा दुग्ध का स्रावण होता है, जो बच्चे के पोषण का कार्य करता है। तो इस प्रकार त्वचा का जो चरम भाग होता है, सबसे निचले वाले भाग में धमनी और शिरा होता है, जिसमें रक्त का संचरण होता है। इसके बाद त्वचा के कार्य क्या होते हैं। त्वचा के कार्य, त्वचा हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आवरण है या अंग है, जो हमारे शरीर को एक विशेष आकार और आकृति प्रदान करता है। इसके विशेष कार्य होते हैं। मेन कार्य होता है हमारे शरीर में जो बाहरी आघात होते हैं उनसे सुरक्षित रखता है। ये जो आवरण होता है त्वचा जिसे कहते हैं, या अध्यावरणी तंत्र होता है। हमारे शरीर में बाह्य आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है अध्यावरणी तंत्र।
इसके बाद हमारे शरीर में पसीने का स्रावण करता है। ये त्वचा हमारे शरीर में पसीने का स्रावण करता है, जिससे हमारे शरीर के अंदर हानिकारक जो तत्व बनते हैं वो पसीने के द्वारा उनको बाहर निकाल दिया जाता है और शरीर एकदम नियंत्रित रहता है, उसका ताप भी नियंत्रित रहता है और शरीर में बीमारियां भी कम होने का खतरा रहता है। जब पसीना निकल जाता है तो उसके साथ हानिकारक पदार्थ भी निकल जाते हैं, जिससे बीमारियां कम फैलती हैं। इसके बाद क्या होता है, सूर्य से आने वाला प्रकाश जिसमें हानिकारक किरणें होती हैं, जिन्हें पराबैंगनी किरणें कहते हैं, अल्ट्रावायलेट किरणें, जिनसे ये शरीर हमारे अंगों की सुरक्षा करता है। और सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश को की ऊष्मा को अवशोषित करके विटामिन डी को ग्रहण करता है, जिससे हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं। और इसी प्रकार से और भी हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।